Hi everyone, I am Aditi Rana and today we are starting class 6th history chapter 10 new empires and kingdom नए साम्राज्य और राज्य। समुद्रगुप्त a famous ruler of a dynasty known as the Gupta। गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे समुद्रगुप्त। How do we know about him? हमें उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? From a long inscription एक लंबे अभिलेख से हमें उनके बारे में पता चला which was inscribed on the Ashoka pillar in इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर जिसकी खुदाई करी गई थी। इट वॉज कंपोज्ड एज अ काव्य। इस इंस्क्रिप्शन का जो कंपोजिशन था वो एक कविता के रूप में किया गया था। इट वॉज कंपोज्ड बाय हरिसेना एंड हरिसेना अ पोइट अपॉइंटेड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इसका संस्कृत में वर्णन किया गया था। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज द प्रशस्ति। ये एक स्पेशल टाइप का अभिलेख था जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। What is प्रशस्ति? प्रशस्ति होता क्या है? प्रशस्ति इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन इन प्रेज ऑफ। प्रशस्ति एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। समुद्रगुप्त प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। द पोइट प्रेज्ड द किंग अ लॉट। कवि ने इस प्रशस्ति में जो स्पेशल टाइप का इंस्क्रिप्शन था ना, इस अभिलेख में राजा की बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। एज अ वॉरियर, एक योद्धा के रूप में। एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने बहुत ज़्यादा युद्धों को जीता है। एंड हु वॉज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ पोइट, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी इनकी प्रशंसा की गई है जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और एक अच्छा कवि है। So here is the pic from the NCERT which you can see. नेक्स्ट, ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड। यहाँ पे समुद्रगुप्त को कंपेयर किया गया है कि वो भगवान के बराबर है। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज। ये जो प्रशस्ति है, ये जो प्रशंसा की गई है राजा की, ये बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेज में की गई है। कॉन्केस्ट एंड किंगडम। इन द प्रशस्ति हरिसेना डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर, समुद्रगुप्तास पॉलिसीज टुवर्ड देम। ये जो प्रशस्ति लिखी गई है इसमें हरिसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं का वर्णन किया गया है और उनके प्रति समुद्रगुप्त ने क्या नीतियां अपनाई उनका भी वर्णन किया गया है। सो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ रूलर डिस्क्राइब हैं। फर्स्ट इज रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, देन रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज एंड रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरियाज। तो सबसे पहले बात करते हैं रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। जो आर्यवर्त के शासक थे, हेयर 9 रूलर्स वर डिफीटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एम्पायर। आर्यवर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया और बाद में उनके राज्यों को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। देन रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, हेयर 12 रूलर्स समुद्रगुप्ता डिफीट देम, दे सरेंडर्ड एंड समुद्रगुप्ता अलाउड देम टू रूल अगेन। जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे उन्हें समुद्रगुप्त ने हराया। उसके बाद जब वो समुद्रगुप्त के सामने समर्पित हो गए तो समुद्रगुप्त ने उन्हें अलाउ किया कि आप अपनी टेरिटरी में फिर से राज्य कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर मेरा कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेबरिंग स्टेट्स। द इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडेड आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड मैनी गन एंड संग इन द नॉर्थ वेस्ट। जो पड़ोसी राज्य थे उनका जो आंतरिक घेरा था, यानी कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य के पास के जो पड़ोसी राज्य थे, इसमें आता है आपका असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ शामिल थे। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट टू समुद्रगुप्त, फॉलोड हिज ऑर्डर एंड दे अटेंड हिज कोर्ट। यह समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे जब भी उनका दरबार लगता था। नेक्स्ट इज रूलर ऑफ आउटलाइंग एरियाज, बाहर के इलाकों के शासक। इट इंक्लूड्स डिसेंडेंट्स ऑफ कुषाण, डिसेंडेंट ऑफ शाक एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका। इसमें कुषाण और शाक वंश के रूलर शामिल हैं और श्रीलंका के शासक भी शामिल हैं। दे सबमिटेड टू समुद्रगुप्त एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। इन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपना टर्म्स को अच्छा करने के लिए अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से करा दिया। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द गुप्ता रूलर्स वर, गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे? 3 थे, प्रयाग, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र। फर्स्टली बात करते हैं प्रयाग। तो प्रयाग पुराना नाम था इलाहाबाद का, लेकिन 2018 में क्या किया गया, पहले प्रयाग नाम था, फिर इलाहाबाद हो गया, फिर दोबारा से इसका नाम प्रयागराज रख दिया गया। नेक्स्ट उज्जैन एंड द लास्ट वन इज पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना कहा जाता है। प्लेइंग द वीणा, सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्त वाज शोन ऑन कॉइन्स, फॉर एग्जाम्पल द कॉइन वेयर ही इज प्लेइंग वीणा। जो समुद्रगुप्त थे उनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी थी, वो एक
बहुत लर्नड इंसान थे और वो पोइट भी बहुत अच्छे थे, और उनकी एक अच्छी क्वालिटी क्या थी कि वो म्यूजिशियन भी थे और वो वीणा प्ले करते थे। तो जो उस टाइम के हमें कॉइन मिले हैं उन पे क्या है, समुद्रगुप्त की एक पेंटिंग ड्रॉ है जिसमें वो वीणा को प्ले कर रहे हैं। ही वॉज अ पोइट म्यूजिशियन एंड ही प्लेड द वीणा। तो कुछ ऐसे कॉइन्स मिले हैं जिसमें वो म्यूजिशियन की तरह वीणा प्ले कर रहे हैं। समुद्रगुप्ता जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजी वो स्टडी होती है जब हम किसी के परिवार के इतिहास के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि उसके फोर फादर, उसके एंसेस्टर, उसके पूर्वज कौन थे। मोस्ट प्रशस्ति ऑल्सो मैंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। तो उस समय जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी राजाओं की तारीफ में, उनकी प्रशंसा में, उनमें उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वजों का भी जिक्र होता था और उनके बारे में जानकारी हमें मिलती थी। द प्रशस्ति डिस्क्राइबिंग समुद्रगुप्ता मैंशन हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। जो समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्तियाँ लिखी गई थी उनमें उनके परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्ता पेरेंट्स, अब उनके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। हिज मदर कुमार देवी बिलोंग टू द लच्छवी गणा। इनकी माँ जो कुमार देवी थी वो लच्छवी गण से बिलोंग करती थी। हिज फादर चंद्रगुप्त, फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रांड टाइटल ऑफ महाराज अधिराज। इनके जो पिता थे समुद्रगुप्त के, इनके पिता चंद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्हें महाराज अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी, यानी कि अपने नाम के साथ ये टाइटल यूज करते थे। समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज दिस टाइटल। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि का इस्तेमाल किया अपने नाम के साथ, महाराजा धीराज। बट हिज ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर्स वर सिंपली कॉल्ड महाराजास। पर समुद्रगुप्त के दादा और परदादा को सिंपली महाराजा के रूप में ही उल्लेख किया गया है और उनके नाम के आगे सिर्फ महाराजा टाइटल लगता था। लेटर गुप्ता रूलर्स। लेटर रूलर्स चंद्रगुप्ता सेकंड ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य सन ऑफ समुद्रगुप्ता। इसके बाद किसने रूल किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने रूल किया, जिनका दूसरा नाम था विक्रमादित्य, जो कि बेटे थे समुद्रगुप्त के। वी नो अबाउट हिम थ्रू इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन। इनके बारे में भी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से मिलती है और जो उस समय के कॉइन्स थे, सिक्के थे, वहाँ से मिलती है। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही डिफीटेड द लास्ट शाक्य रूलर। इन्होंने क्या किया? अपनी सेना के साथ एक अभियान चलाया और वेस्टर्न साइड, इंडिया की वेस्ट साइड में इन्होंने आगे को मूव किया और वहाँ के लास्ट शाक्य रूलर को डिफीट किया। हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्नड पीपल। इनके कोर्ट में, जो कि विक्रमादित्य थे या चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके कोर्ट में बहुत ज़्यादा विद्वान लोग थे। फॉर एग्जाम्पल कालिदास द पोइट, कालिदास जो फेमस पोइट है वो इनके दरबार में आते थे। आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर, जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे वो भी इनके दरबार का हिस्सा थे, यानी कि उस समय के बहुत ही विद्वान लोग इनके दरबार का हिस्सा थे। नेक्स्ट इज हर्षवर्धना। लाइक इंस्क्रिप्शन वी कैन फाइंड आउट अबाउट समथिंग फ्रॉम बायोग्राफीज। जैसे हम इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेखों से जान सकते हैं किसी राजा के बारे में या उस समय क्या किया जाता था प्रैक्टिस, उसके बारे में जान सकते हैं। सिमिलरली बायोग्राफीज से भी हमें पता पड़ता है उस समय के राजाओं की लाइफ कैसी थी। फॉर एग्जांपल उनकी जीवनियों को पढ़ के हम पता लगा सकते हैं। हर्षवर्धन रूल 1400 ईयर्स एगो। आज से करीब 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने रूल किया था। हिज कोर्ट पोइट वॉज बाणा भट्ट। इनके दरबारी थे कवि बाण भट्ट। बाण भट्ट रोट हर्ष बायोग्राफी द हर्षचरित, और बाण भट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरित। दिस टेल्स अबाउट हर्षाज एंसेस्टर एंड हर्षा वॉज द लास्ट। इसमें बताया गया है कि जो हर्षवर्धन थे इनकी वंशावली बताई गई है, इनकी फैमिली हिस्ट्री बताई गई है और ये भी बताया गया है कि ये अपने वंश के लास्ट रूलर थे, सबसे लास्ट राजा थे। Xuanzang also spent a lot of time at Harsha's court. He left a detailed account of what he saw there. एक चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहा था और वहाँ उसने जो भी देखा उसने लेटर जो बुक्स लिखी उसमें उनका वर्णन किया। लाइफ ऑफ हर्षा। ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट। ये सबसे बड़े नहीं थे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, बट हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर बोथ डाइड, सो ही बिकेम किंग ऑफ थानेसर। लेकिन जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तब ये थानेसर के राजा बने। हिज ब्रदर इन लॉ रूलर ऑफ कन्नौज वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। देन हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड लेट एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। जब हर्ष के बहनोई कन्नौज के जो शासक थे, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला था, तो हर्ष ने क्या किया? कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। वहाँ की भी जो कमांड्स थी इन्होंने टेक ओवर कर ली और फिर इन्होंने बंगाल पे आक्रमण किया। हर्षा कॉन्कर्ड बोथ बंगाल एंड मगध। फिर इन्होंने
मगध और बंगाल को जीत लिया। ऑल्सो हर्षा वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट में इन्हें सफलता मिली, इन्होंने मगध और बंगाल को जीत लिया, बट ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर। लेकिन बाकी जगह जहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, जहाँ पे युद्ध हुए, वहाँ पे इन्हें इतना सक्सेस नहीं मिला। ही ट्राइड टू क्रॉस द रिवर नर्मदा टू मार्च इन टू द डेक्कन, बट ही वॉज स्टॉप्ड बाय पुलुकेशन सेकेंड हु वॉज रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। जब इन्होंने नर्मदा नदी को पार कर डेक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करी तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने इन्हें रोक दिया। The Chalukyas and the Pallavas. During this period, the Chalukyas and the Pallavas were the most important ruling dynasty in South India. इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। Spread of the kingdom, राज्य का विस्तार। पल्लवास फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांजीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। पल्लवों का जो राज था उनकी राजधानी कांजीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। वहीं बात करें चालुक्यास, सेंटर्ड अराउंड बिटवीन रिवर कृष्णा एंड थंगभद्रा, जबकि चालुक्यों का जो राज था वो कृष्णा और थंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। कैपिटल्स पल्लवास कांजीपुरम, पल्लवों की राजधानी कांजीपुरम थी, वहीं चालुक्यास की जो राजधानी थी वो थी ऐहोल। बोथ वर प्रॉस्पेरियस सिटी, दोनों राजधानियां बहुत ही समृद्ध शहर थे। ऐहोल वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इट वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर विद मैनी टेम्पल्स, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जब यहाँ कई सारे मंदिर बन गए। द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड ईच अदर्स लैंड, दे स्पेशली अटैक्स ईच अदर्स कैपिटल सिटी। जो पल्लव थे और जो चालुक्य थे वे एक दूसरे की सीमाओं पर आए दिन आक्रमण करते रहते थे, मुख्य रूप से राजधानियों को वो निशाना बनाया करते थे। नेक्स्ट इज पुलुकेशन सेकेंड, द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर पुलुकेशन सेकेंड। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति, सबसे प्रसिद्ध जो चालुक्य राजा थे उनके बारे में हमें उनकी प्रशस्ति से पता चलता है। द प्रशस्ति वॉज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, यह प्रशस्ति इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। द प्रशस्ति टेल अस अबाउट पुलुकेशंस एंसेस्टर 4 जनरेशन, इसमें इनके पूर्वजों खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलुकेशन गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, इस प्रतिष्ठी को पढ़ के हमें पता पड़ता है कि जो पुलुकेशन द्वितीय थे इन्हें जो राज्य मिला था वो अपने पिता से नहीं बल्कि अपने चाचा से राज्य मिला था। कॉन्क्वेस्ट ऑफ पुलुकेशन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द प्रशस्ति पुलुकेशन लेड एक्सपेंडिशन अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री इलाकों में अपना जो अभियान था सेना का वो चलाया। ही ऑल्सो चेक्ड द एडवांस ऑफ किंग हर्षा, पुलुकेशन द्वितीय ने किंग हर्षा को भी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने से रोका। और पोइट यहाँ पे हास्य तरीके से कहता है कि वैसे तो किंग हर्षा का जो नेम है उसका मतलब है हर्ष यानी कि हैप्पीनेस, लेकिन जब वो डिफीट हो गए बाय पुलुकेशन सेकंड तो उनकी जिंदगी में हर्ष नहीं रहा। पुलुकेशन ऑल्सो अटैक्ड द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांजीपुरम द कैपिटल सिटी ऑफ द पल्लवास। पुलुकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिन्हें कांजीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी जो कि कैपिटल सिटी है पल्लवास की। बट दीज विक्टोरीज वर शॉर्ट लिव्ड, अल्टीमेटली न्यू रूलर्स ऑफ द राजपूत एंड चोल डायनेस्टी एमर्ज्ड इन साउथ इंडिया। लेकिन ये जो विक्ट्रीज थी, ये जो विजय थी अल्पकालीन थी, थोड़े समय बाद ही लड़ाइयों में दोनों वंश दुर्बल होते गए क्योंकि एक दूसरे के कैपिटल्स पे अटैक करते थे। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चौल वंश ने समाप्त कर दिया। किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। व्हाट डिड नॉट चेंज फ्रॉम द अर्लियर किंगडम, पहले की राजाओं की तरह ही लैंड रेवेन्यू वॉज स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर द रूलर, भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था राजाओं के लिए। विलेजेस वर स्टिल द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थे। व्हाट चेंज, धीरे धीरे कुछ बदलाव भी आए थे। फॉर एग्जाम्पल किंग टुक मैनी स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ पावरफुल मैन फ्रॉम द इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री बैकग्राउंड, राजा ने आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपों से जो लोग बहुत समर्थ थे शक्तिशाली थे उनके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कि वो राजा के सपोर्ट में आ जाए। सो फ्यू पॉलिसीज वर अडेप्टेड, तो अब हम देखेंगे क्या पॉलिसीज थी जिन्हें राजाओं ने अपनाया ताकि जो बाकी सोसाइटी के सक्सेसफुल और पावरफुल लोग हैं वो उनके सपोर्ट में आ जाएं। व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू विन ओवर पावरफुल मैन। फर्स्ट इज हेरिडिटी पोस्ट, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को अनुवांशिक बना दिया गया, यानी कि बेटा को मिल जाती थी वो पोस्ट उनके बाप के एक्सपायर होने के बाद या रिटायर होने के बाद। सम सक्सीडेड फादर्स फॉर दिस पोस्ट, अर्थात बेटे जो थे वो अपने पिता के पद को ग्रहण कर लेते थे। द पोइट हरिसेन वॉज अ
महादंड नायक लाइक हिज फादर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे उनके पिता महादंड नायक थे वैसे ही जो कवि हरिसेन थे वो भी अपने पिता के बाद महादंड नायक बने। सेकंड इज मोर देन वन पोस्ट फॉर वन पर्सन, एक ही व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण पद दे दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल महादंड नायक हरिसेना वॉज ऑल्सो कुमार अमर्त्य एंड संधि विग्रहिक, यानी कि जो हरिसेन थे वो अपने पिता की तरह ही महादंड नायक भी थे, कुमार मात्य भी थे और संधि विग्रहिक भी थे, यानी कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी थे। तीन उन्हें बड़ी पोस्ट दे दी गई थी। एन इम्पॉर्टेंट मैन हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्थानीय प्रशासन होता था उसमें प्रमुख व्यक्तियों की राय ली जाती थी। फॉर एग्जाम्पल नगर श्रेष्ठी मीन्स द चीफ मर्चेंट, जो चीफ मर्चेंट हो जाते थे, जो शहर के व्यापारी होते थे प्रमुख, उनकी सलाह ली जाती थी। देन सरथवाही मीन्स लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावेंस, यानी कि व्यापारियों का जो झुंड जाता था उसका जो नेता होता था उसकी सलाह ली जाती थी बड़े बड़े डिसीजन में। और प्रथम पुलिका मीन्स हेड ऑफ द क्राफ्ट्समैन, जो शिल्पकारों का मुखिया होता था उसकी राय ली जाती थी। और द हेड ऑफ क्यास्ट, यानी कि स्क्राइब्स, जो लिपिक होते थे जो लिखते थे कॉइन्स पे स्टैम्प्स पे, उनका जो हेड होता था, उनका जो प्रधान होता था उसकी भी हेल्प ली जाती थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्टिव, इस तरह की जो नीतियाँ थी काफ़ी हद तक प्रभावशाली रहीं। बट सूनर और लेटर सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रो स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप देयर ओन इंडिपेंडेंट किंगडम्स, पर समय के साथ इनमें से जो कुछ लोग थे वो इतने पावरफुल हो गए कि वे अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लिया उन्होंने। न्यू काइंड्स ऑफ आर्मी, एक नए प्रकार की सेना इस टाइम बनाई जाने लगी। लाइक अर्लियर रूलर्स, कुछ राजा क्या करते थे, सम ऑफ द रूलर्स मेंटेन अ हाई वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, कुछ राजा पुराने राजाओं की तरह ही सुसंगठित सेना रखते थे, यानी कि साल भर सेना मेंटेन करते थे। विद एलिफेंट चैरियट्स कैवलरी एंड फुट सोल्जर, जिसमें हाथी होते थे, रथ होते थे, घुड़सवार होते थे और पैदल सिपाही होते थे। देयर वर ऑल्सो मिलिट्री लीडर्स कॉल्ड द समांथास, दे प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड देम, और कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सेना प्रोवाइड कराते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलरली सैलरीज, इन्हें जो सेना नायक होते थे समांताज होते थे, इन्हें रेगुलर बेसिस पे सैलरी तो नहीं दी जाती थी। इंस्टेड सम ऑफ द मिलिट्री लीडर्स रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड, इन्हें बड़े बड़े भूमि दान दिए जाते थे, मतलब बड़ा सा एक लैंड का टुकड़ा दे दिया जाता था। उस भूमि पे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, जो भी कर वसूलते थे ये, उससे आर्मी को मेंटेन करते थे, हॉर्सेस को मेंटेन करते थे और वार के जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनकी मेंटेनेंस करते थे। व्हेनेवर द किंग वॉज वीक समंथा ट्राइज टू बिकम इंडिपेंडेंट, लेकिन जब भी कोई शासक दुर्बल होता था, कोई राजा दुर्बल हो जाता था, तो ये जो सामंत होते थे ये स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे कि हम अपना अलग से इंडिविजुअली एम्पायर खड़ा कर लें। असेंबलीज इन साउथ इंडिया, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवाज मेंशन मैनी लोकल असेंबली, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली है। सभा, असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, सभा वर्ड यूज किया जाता था उस असेंबली के लिए, उस सभा के लिए जिसमें ब्राह्मण पार्ट लेते थे, जो लैंड ओनर्स थे, यानी कि जिनके पास जमीन के बड़े बड़े हिस्से थे। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज, यह सभा कई उप समितियों के जरिए कार्य करती थी। दी सब कमिटीज लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा। और ये जो सब कमिटीज थी, ये जो उप समितियाँ थी, इनका काम क्या था, ये देखना कि सिंचाई सही से हो रही है, उसके साधन है, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, इन सब का देखरेख करना। नेक्स्ट इज उर, विलेज असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स, गांव में होने वाले वो सभाएं जिसमें नॉन ब्राह्मण्स पार्टिसिपेट करते थे, यानी कि ऐसे लोग पार्टिसिपेट करते थे जो कि ब्राह्मण नहीं हैं लेकिन फिर भी वो लैंड ओनर्स हैं, यानी कि उनके पास ज़मीन का हिस्सा है जिसके वो मालिक हैं लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, तो जो उनकी सभाएं होती थी उसे उर कहा जाता था। नेक्स्ट इज नगरम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, जो व्यापारियों का संगठन था उसका नाम था नगरम। मोस्ट लाइकली कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट, इस पर शक्तिशाली भूस्वामियों यानी कि लैंड ओनर्स और व्यापारियों का नियंत्रण कंट्रोल होता था। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, ये जो लोकल असेंबलीज बनी थी गाँवों में, ये कई शताब्दियों तक चलती रहीं, इसी तरह फंक्शन करती रहीं। ऑर्डिनरी पीपल, प्ले एंड अदर डिस्क्रिप्शन गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम, जनसाधारण के जीवन की जानकारी हमें उस समय के नाटकों व कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास,
नोन फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इन दीज प्ले द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स वर डिपिक्टेड एज स्पीकिंग इन संस्कृत। इन नाटकों में राजा और ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। इससे हमें ये पता पड़ता है कि उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट लोग थे, जो ब्राह्मण्स थे, जो राजा थे, वो संस्कृत में बातचीत करते थे, संस्कृत यूज करते थे। द वुमेन एंड मैन अदर देन द किंग एंड द ब्राह्मण्स वर यूजिंग प्राकृत, जबकि जो उससे लो कैटेगरी के पीपल दिखाई दिए हैं, जो कॉमन पीपल दिखाए गए हैं, वो प्राकृत भाषा में बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि उस समय जन साधारण की भाषा क्या थी? प्राकृत। हिज मोस्ट फेमस प्ले वॉज अभिज्ञानम शकुंतलम। इनका सबसे जो प्रसिद्ध नाटक है कालिदास का, वो है अभिज्ञान शकुंतलम। इट इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन अ किंग नेम दुष्यंत एंड द वुमेन नेम शकुंतला। यह दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। थ्रू दिस स्टोरी टू वी गेट एन आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इस कहानी के माध्यम से भी हमें ये पता पड़ता है कि जन साधारण का जीवन उस समय कैसा था। लाइक दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टोरी इज टेकन एंड टॉकिंग अबाउट अ पुअर फिशरमैन। जो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है, उसी का एक छोटा सा पार्ट लिया है, जिसमें एक फिशरमैन के बारे में बताया गया है जिसे रिंग मिली थी। एक्सप्लेनेशन। एक मछुआरे को कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को दी थी, लेकिन दुर्घटनावश यह मछली निगल गई थी, क्योंकि जब शकुंतला राजा से मिलने जा रही थी तो बाय मिस्टेक ये पानी में गिर गई थी, जिसे मछली ने निगल लिया था। जब मछुआरे ने उस मछली को काटा और उसे ये रिंग मिली तो वो राजमहल पहुंचा और द्वारपालों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। फिर अंगूठी को देखकर राजा खुश हुए और बाद में मछुआरे को इनाम दिया। तो हमें पता पड़ा कि लोकल लोगों की लाइफ कैसी थी कि वो अंगूठी रिटर्न करने आया था मछुआरा, फिर भी उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। अदर अकाउंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। बाकी के जो हमें डिस्क्रिप्शंस मिले हैं, स्रोत मिले हैं, जिनसे हमें प्रीवियस लाइफ के बारे में पता पड़ता है। द चाइनीज पिलग्रिम फा शियान रोट अबाउट द अनटचेबल। दे लिव्ड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। जो चीनी तीर्थयात्री थे फा शियन, उनका ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जो अनटचेबल थे, जो अछूत माने जाते थे। इन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे और इन्हें शहरों के बाहर ही रहना पड़ता था। ही गेव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन रीड कर रही हूँ। फाशियान लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर के बाजार के भीतर जाना होता था तो ये क्या करते थे, सभी को आग्रह करते थे कि वो थोड़ा डिस्टेंस कर लें। इसके लिए क्या करते थे, एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे, बार बार चोट करते रहते थे। उससे जो नॉइस होता था उससे लोग सतर्क हो जाते थे और अपने को छू जाने से बचाने के लिए थोड़ा पीछे हट जाते थे। बाण भट्ट प्रोवाइडेड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंग्स आर्मी। जो बाण भट्ट हैं उनके द्वारा जो राजा की अभियानों पर निकलती थी सेना, उसके बारे में भी कुछ लिखा गया है, वो देखते हैं। सी दिस इमेज, इट इज़ टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। और इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करने निकलते थे। इसमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा की चीज़ें भी शामिल होती थी, जैसे बर्तन होते थे, सोने के पायदान, खाने पीने का सामान होता था, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले, ये सब हाथियों के ऊपर लाद के ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े भी बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को इनका स्वागत करना होता था, यानी कि सेना जिस भी गांव से निकल के जाती थी उस गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि सेना का ख्याल रखें। तो जो गांव में रहने वाले लोकल लोग होते थे वो क्या करते थे, दही लाते थे, गुड़ लाते थे, फूल लाते थे, उपहार में कभी कभी जानवरों के लिए चारा लाते थे। लेकिन जब ये सेना आगे बढ़ती थी तो अपने पीछे बहुत ज़्यादा विनाश कर देती थी। कई गांव वालों की जो झोपड़ियां थी उन्हें हाथी कुचलते हुए आगे बढ़ जाते थे और कई जो व्यापारी का काफिला होता था ना, उनके साथ जो बैल जुड़े होते थे उनकी गाड़ियों में, वो इस हलचल को देख के, हाथियों की हलचल को देख के क्या करते थे, भाग जाते थे। मीनवाइल एल्सवेयर, उसी समय किसी और जगह, अरेबिया। इट इज़ अ डेजर्ट, यह एक मरुस्थल है। इट वॉज द हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरी, सदियों से यहाँ यातायात का एक बड़ा केंद्र माना जाता है इसे। अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Who else lived in Arabia? Bedouin pastoral tribes depending mainly on camels and camel because they can handle difficult desert condition and survive. अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बैदुरई थे जो कि घुमक्कड़ कबीले वाले होते हैं। यह मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते हैं क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुस्थल में भी स्वस्थ रह सकता है। न्यू रिलीजन 1400 years ago प्रॉम्प्ट मोहम्मद इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन इन अरेबिया। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नया धर्म की शुरुआत की थी।
ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना गया है। यहाँ पे आपको डिपिक्शन दिया गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, जिसमें कहा गया है कि हम सब को अल्लाह फॉरगिव करते हैं हमारी गलतियों के लिए और हमें रिवॉर्ड करते हैं जब हम चैरिटी करते हैं और सामने वाले की मदद करते हैं। स्प्रेड विद इन 100 ऑफ ईयर इट स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इंडिया। लगभग 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। Arab sailors were already aware of the coastal areas of the subcontinent. They brought this new religion with them to India. अरब के जो नाविक थे वो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, इसलिए जब वे आए तो वो अपने साथ इस धर्म को भी यहाँ पे लेके आए। अरब सोल्जर कॉन्कर्ड सिंध विच इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान 1300 ईयर्स एगो। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, उसे जीत लिया था।